नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये कहानी पूरी फिल्मी है। एक हवाई जहाज जिसका 248 यात्रियों के साथ अपहरण होता है, 100 कमांडोज का 4000 किलोमीटर लंबा सफर, एक सप्ताह की योजना और सनसनीखेज ऑपरेशन के 90 मिनट। आखिर क्यों हुआ इस हवाई जहाज का अपहरण और क्या हुआ उन 248 यात्रियों का? इसी हैरत अंगेज सनसनीखेज ऑपरेशन पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, खौफ के 90 मिनट। सत्ताईस जनवरी 1976 एयर फ्रांस की फ्लाइट संख्या 139, जो कि एयरबस A300 थी, उसने इजराइल के तेल अवीव से उड़ान भरी। इसमें 246 यात्री और 12 क्रू के सदस्य सवार थे। उसकी अगली मंजिल थी एथेंस एयरपोर्ट। यहां पर 58 यात्री इस एयरबस का इंतजार कर रहे थे। 12:30 बजे एथेंस एयरपोर्ट से फ्लाइट पेरिस के लिए टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक करने वालों में 2 फिलिस्तीनी थे, जिनका संबंध था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन एक्सटर्नल ऑपरेशंस PFLP-EO से। उनके अलावा 2 जर्मन थे, जो द जर्मन रिवोल्यूशनरी सेल से ताल्लुक रखते थे। अपहरणकर्ताओं ने फ्लाइट को बेंगाजी, लीबिया की ओर मोड़ दिया था। लीबिया में विमान को 7 घंटे जमीन पर रखा था। यहीं पर विमान में ईंधन भरा गया था। एक महिला यात्री, जिसकी तबीयत खराब होने की शिकायत पर अपहरणकर्ताओं ने उसे यहां पर छोड़ दिया था। विमान बेंगाजी से टेक ऑफ करके युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर पहुंचा था। विमान को अपने मूल स्थान से उड़े लगभग 24 घंटे हो चुके थे। एंटेबे हवाई अड्डे पर इन 4 आतंकवादियों के साथ फिलिस्तीन समर्थित 4 अन्य लोग शामिल हो गए थे, जिन्हें युगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति ईदी अमीन का सहयोग प्राप्त था। युगांडा में ही अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांग रखी, जो प्रमुख रूप से इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनियों को छोड़े जाने की थी। इसके अलावा ये लोग 13 अन्य लोगों को, जो केन्या, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जेलों में बंद थे, उन्हें भी छुड़वाना चाहते थे। अपहरणकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया कि अगर इन सभी लोगों को जल्द नहीं छोड़ा गया तो वो एक एक करके 248 यात्रियों को मौत के घाट उतार देंगे। अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को 2 समूह में बांट दिया था। इसमें उन्होंने इजरायली और यहूदियों को एक में और बाकी लोगों को दूसरे समूह में रखा था। कुछ बंधकों ने बाद में बताया कि अपहरणकर्ता इजराइल को अपना दुश्मन मान रहे थे। उन्हें यहूदियों से कोई शिकायत नहीं थी। अपहरणकर्ताओं ने 1 हफ्ते तक बंधकों को हवाई अड्डे के ट्रांजिट हॉल में रखा। कुछ बंधकों को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी 106 यात्री बंधक रहे। अपहरणकर्ताओं ने धमकी दे डाली कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो बंधकों को मार डालेंगे। अपहरणकर्ताओं ने घोषणा की विमान के क्रू मेंबर्स और गैर यहूदी बंधकों को वो छोड़ देंगे। उनका प्लान था कि इन लोगों को एयर फ्रांस के विमान से उनको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन फ्लाइट कैप्टन मिशेल बाकोस ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि सारे यात्री, जिनमें बंधक भी शामिल थे, की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इस वजह से वो बंधकों को छोड़कर भाग नहीं सकते थे। बाकोस के इस साहसिक कदम का साथ क्रू के सभी सदस्यों ने दिया। एक फ्रेंच नर्स ने भी रिहा होने से इनकार कर दिया और अपनी जगह पर एक बंधक को रिहा करने के लिए बोला, लेकिन युगांडा के सैनिकों ने जबरदस्ती उसे प्रतीक्षारत एयर फ्रांस के विमान में बैठा दिया। अब 85 बंधक और 20 क्रू के सदस्य बच गए थे। इजराइल ने बंधकों को छुड़वाने के लिए राजनीतिक प्रयास भी शुरू कर दिए थे। बारलेव, जो एक रिटायर्ड IDF ऑफिसर थे और जिनकी घनिष्ठ संबंधता ईदी अमीन के साथ थी, उन्हें मध्यस्थता में लगाया गया। बारलेव ने कई बार ईदी अमीन से टेलीफोनिक वार्ता कर बंधकों को छोड़ने की मांग की, लेकिन ये प्रयास विफल रहा।
इजराइल ने अमेरिका और इजिप्ट के जरिए भी ईदी अमीन पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। समय सीमा की समाप्ति के बाद इजरायली गवर्नमेंट ने अपहरणकर्ताओं को बोला कि मांग पूरी करने के लिए समय सीमा को 4 जुलाई तक बढ़ा दिया जाए। अमीन ने भी अपहरणकर्ताओं से डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया। इसके पीछे अमीन का मकसद था कि वो अपनी राजनयिक यात्रा पूरी कर सकता था। राजनयिक समाधान के तौर पर संकट को हल करने के लिए बंधकों की रिहाई पर बातचीत के प्रयास जारी थे। अवर्गीकृत डिक्लासिफाइड राजनयिक दस्तावेजों के अनुसार मिस्र की सरकार सादत के निरीक्षण में पीएलओ और युगांडा सरकार के साथ समझौते के प्रयासों में जुटी हुई थी और विशेष दूत हानी अल हसन को युगांडा में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। कूटनीति के धीमे गति के विपरीत इजराइल की सरकार द्वारा रेस्क्यू मिशन के लिए सैन्य तैयारी जोरों पर थी। ईदी अमीन ने एक साजिश के तहत कुछ फिलिस्तीनियों को भी अपहरणकर्ताओं के साथ कर दिया। जब सारे कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए, तब 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने बचाव मिशन को मंजूरी दी। इस बचाव मिशन के ग्राउंड कमांडर थे ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरॉन और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एंटेबे। क्या था ऑपरेशन एंटेबे और क्या हुआ इसका अंजाम, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं खौफ के 90 मिनट। इस मिशन के लीड पायलट कर्नल जोशुआ ने बाद में बताया कि इस प्लान के तहत नौसैनिक कमांडोज को लेक विक्टोरिया में उतारा जाना था और बाद में रबर बोट के जरिए एयरपोर्ट तक ले जाया जाना था। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिशन में ईदी अमीन उनकी सहायता करेगा, लेकिन बाद में समय के अभाव ने इजराइल ने यह प्लान छोड़ दिया था। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए रेड की योजना तहत इजरायली सेना को यह सोचना था कि लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस विमान को रिफ्यूल कैसे करा जाए, जिसे ऑपरेशन एंटेबे के मार्ग में इस्तेमाल किया जाना था। इजरायली हवाई क्षेत्र 4-6 विमानों को वायु द्वारा रिफ्यूल करने में असक्षम था। कई पूर्वी अफ्रीकी देश, जिनमें अच्छे विकल्प के तौर पर केन्या सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन कोई भी इजराइल को अपनी सीमाओं के भीतर उनके विमान उतारने की अनुमति देकर अमीन या फिलिस्तीनियों का प्रकोप झेलना नहीं चाहता था। युगांडा अपने सभी पड़ोसियों के लिए सैन्य रूप से बेहतर था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत IDF पर प्रतिबंध था कि एक संप्रभु राष्ट्र के हवाई क्षेत्र से अनुमति के बिना हथियार ले जाना युद्ध के एक अधिनियम के रूप में लगाया जा सकता था, यानी युद्ध का खुला संकेत। ऑपरेशन एंटेबे की रेड को अंजाम देने के लिए कम से कम एक पूर्वी अफ्रीकी सरकार से सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। नैरोबी में यहूदी और इजरायली समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ केन्या में ब्लॉक होटल चेन के यहूदी मालिक इजरायल में मदद करने के लिए केन्या के राष्ट्रपति MZ जोमो केन्याटा को मनाने में मदद करने के लिए अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते थे। काफी प्रयासों के बाद इजरायल की सरकार IDF टास्क फोर्स के लिए केन्याई हवाई क्षेत्र को पार करने और जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन भरवाने की अनुमति लेने में कामयाब रही। असल में केन्याई मदद एक प्रतिशोध था। नॉर्फोक होटल, जो उस वक्त ब्लॉक होटल के अंतर्गत था, उस पर PFLP PLO द्वारा 31 दिसंबर 1980 को बमबारी की गई थी। कई देशों के 13 लोग मारे गए थे और 87 से अधिक घायल हो गए थे। बम विस्फोट केन्याई मिट्टी पर विदेशी आतंकवाद को बढ़ावा देने की शुरुआत थी। ब्लॉक परिवार और केन्याई इजरायल के यहूदी व्यापार समुदाय के द्वारा एंटेबे संचालन के लिए दी गई संभव सहायता बेशक एक सख्त प्रतिक्रिया ही थी। इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने में मोसाद की अहम भूमिका थी।
उसी ने अपहरणकर्ताओं की तादाद और ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी। और सबसे अहम बात कि इस पूरे मिशन में युगांडाई सेना की क्या भूमिका है, इस बात का भी खुलासा मोसाद ने किया था। दरअसल उन दिनों अफ्रीका में इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनियां ही इमारतें बनवाती थी और जिस इमारत में बंधकों को रखा गया था वो भी इजरायली कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई इमारत थी। मोसाद ने इस इमारत की जानकारी इजराइल को दी थी ताकि इन बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया जा सके। दरअसल मोसाद को युगांडा पर शक उसी वक्त हो गया था जब यहूदियों को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को जबरन अपहृत विमान से उतार दिया गया था। 5 जुलाई 2006 को एसोसिएट प्रेस के मुताबिक मोसाद ने उन सभी यात्रियों से पूछताछ की जिन्हें पहले आजाद कर दिया गया था। मोसाद के लिए अहम सूचना का प्रमुख जरिया साबित हुआ एक फ्रेंच यहूदी यात्री जिसे गलती से अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। सैन्य अभियान की योजना बनाते वक्त ईडीएफ एयरपोर्ट टर्मिनल आंशिक प्रतिकृति उन सिविलियंस की सहायता के लिए तैयार कर ली थी जिन्होंने असली एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण में सहयोग किया था। रेड ऑर्गेनाइजर म्यूकी बेट्जर ने बाद में हुई एक एसोसिएट प्रेस इंटरव्यू में बताया कि मोसाद ऑपरेटिव्स ने बड़े पैमाने पर उन होस्टेस से पूछताछ की जिन्हें बंधकों ने छोड़ दिया था। म्यूकी बेट्जर ने बताया कि मिलिट्री बैकग्राउंड के एक ज्यूडिश फ्रेंच पैसेंजर की अभूतपूर्व स्मृति के आधार पर उन्हें बंधकों के पास मौजूद हथियारों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकी। ऑपरेशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी हासिल करने और प्लानिंग के बाद बेट्जर ने 4 इजरायली वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान चुपके से बिना एंटेबे हवाई यातायात नियंत्रण को पता लगाए आधी रात को एंटेबे हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिए। इस मिशन में लगभग 100 इजरायली अधिकारियों को लगाया गया। इसे ऑपरेशन योनातन भी कहा जाता है। ऑपरेशन योनातन इसलिए क्योंकि योनातन नेतान्याहू की अगुवाई में ही इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। इस ऑपरेशन में इजरायली फोर्स के 100 लोग शामिल थे। इस ग्रुप को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक ग्रुप के जिम्मे ग्राउंड कमांड और कमांड था तो दूसरे के पास हमले को अंजाम देने के ऑर्डर थे, जबकि तीसरे ग्रुप को हमले के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने की थी। टास्क फोर्स ने उड़ान के लिए लाल सागर के ऊपर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथ को चुना। इस विमान को काफी नीचे 30 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया और इसका उद्देश्य था इसे सूडान, इजिप्ट और सऊदी सेना के रडार से बचाना। 2 बोइंग 707 जेट्स इस कार्गो के पीछे पीछे चल रहे थे। एक को चिकित्सा सुविधा के साथ नैरोबी में उतारा गया और दूसरा एंटेबे हवाई अड्डे के चक्कर काटता रहा। रात 11 बजे इजरायली सेना अपने कार्गो के साथ एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरी। अब इस मिशन का अंजाम करीब था। आखिर क्या हुआ ऑपरेशन एंटेबे का और क्या इन बंधकों को रिहा कराया जा सका, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं खौफ के 90 मिनट। इजरायली सेना कार्गो बे के साथ एंटेबे हवाई अड्डे पर उतर चुकी थी। बे का दरवाजा पहले ही खुला था और फिर एक काले रंग की मर्सिडीज और लैंड रोवर्स में इजरायली सैनिक वहां मौजूद थे। काले रंग की मर्सिडीज का इस्तेमाल युगांडाई सैनिकों को धोखा देने के लिए किया गया था, क्योंकि ईदी अमीन भी काली मर्सिडीज का इस्तेमाल किया करता था। देखते ही देखते ये कमांडोज मर्सिडीज और लैंड रोवर्स को एयर टर्मिनल पर तेजी से दौड़ाने लगे। इजरायली सैनिक अपने वाहनों से उतरे और टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगे। एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुख्य हॉल में प्रवेश कर एक कमांडो अपने मेगाफोन के जरिए चिल्लाया कि नीचे रहो, हम इजरायली सैनिक हैं। उसने ये घोषणा हिब्रू और अंग्रेजी दोनों में की। 19 वर्षीय जेमी अमोमी, जिसके पास फ्रेंच पासपोर्ट था, इस अफरा तफरी में खड़ा हो गया और इजरायली सैनिकों का निशाना बन गया। सैनिक गलती से उसे एक हाईजैकर समझ लिए थे। 52 वर्षीय पास्को भी इस भीषण गोलीबारी में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। 56 वर्षीय इडा बोरोचोविच
जो कि एक रूसी नागरिक था, हाईजैकर्स और सैनिकों के बीच गोलीबारी में मारा गया। इलन हरतेव नामक एक होस्टेज के मुताबिक एक हाईजैकर जिसका नाम विल्फ्रेड था, इजरायली हमला शुरू होने के बाद हॉल के अंदर आया और अपना क्लाश की नोक उन पर तान दिया, लेकिन अचानक अपने मन को बदलते हुए सभी होस्टेजेस को छुपने के निर्देश दिए। बाद में ये सैनिकों के साथ गोलीबारी में मारा गया था। इजरायली कमांडो ऑपरेशन त्वरित गति से अंजाम दिया गया था। सैनिकों द्वारा होस्टेजेस से यह पूछा गया कि सारे आतंकवादी कहां छिपे हैं। लोगों के द्वारा दिए गए निर्देशों को अमल करते हुए उनके द्वारा एयरपोर्ट के हॉल में मौजूद एक कमरे में हैंड ग्रेनेड्स फेंके और विस्फोट होने के बाद अंदर जाकर बाकी 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ऑपरेशन खात्मे के कगार पर आ गया। आसमान में चक्कर काट रहे 3 C-130 हरक्यूलिस विमानों ने रनवे पर लैंड किया और बाकी बचे सैनिकों को जमीन पर उतारा। इस टीम का काम सभी का बचाव करना था और साथ ही एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा एयरफोर्स के मिग फाइटर्स को उड़ा देना था ताकि वो पीछा कर कोई हमला न कर पाए। रेड के बाद इजरायली असॉल्ट टीम एक बार फिर जहाज की तरफ लौटी और उसने इन बंधकों को एक एक कर दूसरे जहाज में बिठाना शुरू किया। इस दौरान युगांडाई सैनिकों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। ये लोग एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से गोलियां बरसा रहे थे। नतीजतन इजरायली कमांडोज ने भी हमला बोल दिया और देखते ही देखते कई युगांडाई सैनिक काल के गाल में समा गए। इस मिशन में सभी 7 अपहरणकर्ताओं को मार गिराया गया था। इजराइल की तरफ से मरने वालों में कमांडर नेतन्याहू थे और बाकी 5 कमांडर घायल हो गए थे। ऑपरेशन खत्म होने के कगार पर था। इजरायली कमांडोज सभी बंधकों को लेकर हवाई जहाज पर पहुंची और बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच युगांडा के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें इजरायली कमांडर नेतन्याहू शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में जान गंवाने वाले वे एकमात्र इजरायली सैनिक थे। युगांडा के सैनिकों को इजरायली सैनिकों द्वारा उचित जवाब दिया गया और आरपीजी के सहारे कंट्रोल टावर को उड़ा दिया गया। सैनिकों के द्वारा सभी को सुरक्षित हवाई जहाज में बैठा लिया गया था और वो सभी वहां से निकल जाने में सक्षम रहे। ये बात गौरतलब है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में महज 53 मिनट का समय लगा और इस हमले में सभी आतंकवादी और तकरीबन 33 से 45 युगांडा के सैनिक मारे गए। 102 बंधकों को इजराइल, नैरोबी और केनिया के रास्ते वापस ले जाया गया। 75 वर्षीय डोरा बलोच को उसके परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोरा का कत्ल युगांडा के सैनिकों ने कर दिया था। ये बात गौरतलब है कि तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें युगांडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस ऑपरेशन के बाद बदले की भावना से उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इजराइल की इस ऑपरेशन को युगांडा के विदेश मंत्री जुमो ओरिस के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया था, ये कहते हुए कि यह ऑपरेशन युगांडा के ऊपर एक सीधे तौर पर हमला है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजरायली राष्ट्रदूत ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक छोटे से राष्ट्र होने के बावजूद हमने आजादी के लिए एक प्रयास किया और जिसमें सफल हुए। इस ऑपरेशन के बदौलत सैकड़ों की संख्या में औरत, बच्चे और मर्द जिंदा बच पाए और आजादी के सही मायनों को फिर से स्थापित किया। अपहरणकर्ताओं का साथ देने वाले युगांडा ने संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को जोर शोर से उठाया। हालांकि सुरक्षा परिषद ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसने ना ही युगांडा और ना ही इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास किया। इजराइल ने युगांडा की धरती पर इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर कोई उंगली नहीं उठ सकी। ये सब मुमकिन हुआ मोसाद की वजह से। ऑपरेशन एंटेबे के बाद मोसाद एक बार फिर साबित कर चुका था कि वो दुनिया में कहीं भी अपने दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। कुछ तो है में आज बस इतना ही।
दीजिए पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।